हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है संकरण। संकरण को जानने से पहले हम पढ़ेंगे जो संयोजकता बंध सिद्धांत था अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी कमी के बारे में। क्योंकि इसके पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और उसमें साथ में उसी के अंतर्गत हमने ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन के प्रकार पढ़ा था, किस टाइप से जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी कमी क्या है। उसके बाद हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण को, क्योंकि इसमें जो कमी था उसमें से कुछ हिस्सा इस जो नया कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको संकरण कहते हैं, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसमें कमी क्या रह गया मुख्य रूप से? देखिए, सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी कमी या सीमाएं में ये है कि यह अणु की आकृति की जानकारी इससे नहीं मिलती। अब कैसे नहीं मिलती? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता था, इसमें हम लोग सिर्फ सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन लेते थे। और जैसे इस सिद्धांत के द्वारा मुख्य रूप से जो पॉलिंग स्लेटर थे उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया था, और हाइड्रोजन जैसे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं बाहर में अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उस टाइप के जो एटम थे उनके जो अणु बनते थे उन पे काम किया था। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के यदि मैं लिखूं तो वो ये 1s लिख सकता हूँ 1, उसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन का लिखूं तो ये भी 1s 1 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जब जोड़ेंगे किसके हिसाब से? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, तो वो इस तरीके से बनेंगे। अब इस तरीके से तो बन गए अर्थात H2 का निर्माण हो गया, और इसको हम एक चूंकि इनमें क्या हो रहा है, सहसंयोजक बंध हो रहा है, और इस ये s ऑर्बिटल ये s ऑर्बिटल आपस में जोड़ के ओवरलैपिंग कर लिए, इस कारण क्या बन गया? H2 अणु बन गया। ठीक है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत था और ओवरलैपिंग के आधार पे वो सब चीज समझाए जा सकते थे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे और जुड़ेंगे, लेकिन दिक्कत कब होता था? जब उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे और जुड़ेंगे, लेकिन इससे हमको क्या है, कोई स्ट्रक्चर नहीं पता चलता था। स्ट्रक्चर मतलब देखो, जैसे H2 है, इसको हम इस तरीके से एक लाइन से दर्शा सकते हैं। H2 का आकृति ये तो रेखीय आकृति है, लेकिन इसी तरीके से जो दूसरी चीजें हैं जैसे H2O हो गया, H2O, तो H2O को इस सिद्धांत के हिसाब से ऐसा भी दर्शा सकते हैं और इसको हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं, मतलब जैसा अपने हिसाब से चाहे वैसा इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो H2O का है वो स्ट्रक्चर होता है इसके उल्टे वी शेप का, ऐसे। तो इसके द्वारा अर्थात जो संयोजकता बंध सिद्धांत है इसके द्वारा क्या है, हमको किस आकृति का हमारा जो अणु बनने वाला है उसकी जानकारी नहीं मिलती। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा देखिए, H2+ अर्थात अणु आयन का बनना नहीं समझाया जा सकता, अर्थात जिसमें क्या होगा, जैसे H2+ है, H2+ का अर्थ है H2 तो अणु है लेकिन प्लस कर दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक। अब इसमें हमेशा इस सिद्धांत का खासियत यह है कि एक जो परमाणु है उसका एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, अर्थात एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा जो परमाणु है उसका भी होना चाहिए। अब इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन रखा और दूसरे को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। अब इसके और इसके मिलने से यहाँ पे क्या चीज H2+ कैसे बनेगा, इसकी जानकारी नहीं मिलती है इस सिद्धांत के। अर्थात इस सिद्धांत का कमी ये है कि इसमें हमेशा अंतिम कक्षा में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो होने चाहिए और दोनों तरफ से एक एक परमाणु आने चाहिए, और आपस में वो उनके जो क्या है ऑर्बिटल है उनको ओवरलैपिंग करना चाहिए। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया। अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया जैसे इस हिसाब से, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जैसे मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा ये इसकी जानकारी इससे नहीं मिलती। अर्थात इसमें हमेशा ये है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस में मिलेंगे और ओवरलैपिंग करेंगे अर्थात अतिव्यापन करेंगे और अणु का निर्माण होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका दूसरा कमी। तीसरा कमी है कि अणुओं के चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं करता। चुंबकीय गुण का अर्थ क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो संयोजकता बंध सिद्धांत है अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके द्वारा नहीं बताया जा सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी जो अणु होते हैं उसमें चुंबकीय गुण तभी आता है जब उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अर्थात मतलब जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो जो बाद में हमको अणु मिलता है, तो अणु मिलता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो उसके में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम और डिटेल पे इसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत के बाद और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, और लास्ट में इसी यूनिट में हम लोग एमओटी थ्योरी अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, अर्थात अणु कक्षक सिद्धांत। उसमें डिटेल में ये सारा चीज समझ पाएंगे हम लोग, चुंबकीय गुण की व्याख्या। अब इस सिद्धांत के हिसाब से ये है कि जो O2 है वो प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का अर्थ है कि जोड़े में होता है। जोड़े का अर्थ है क्या है उसको देखिए, अब इस सिद्धांत के अनुसार अर्थात जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है वो ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अर्थात O2 अणु जो बनता है वो प्रतिचुंबकीय बनता है। प्रतिचुंबकीय का अर्थ है कि एक ऑक्सीजन जैसे मैं लिया, ये दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो मैं अंतिम कक्षा की स्थिति लिखता हूँ, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3 और ये
4, तो ये 4 और 2 6 और ये 1 इसको मैं छोड़ दिया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं इसलिए मैं अंतिम लिखा। इसमें भी देखिए 2s और ये 2p वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और ये एक। अब दोनों के बीच में बंध कैसे बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ के O2 बनाएंगे। अब दोनों इस तरीके से जुड़ेंगे, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें का एक, इसमें का एक, अर्थात ये जोड़े में बन जाएंगे। ठीक है, ये किसके हिसाब से है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार है। और जब जोड़े में बन जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय, अर्थात डायमैग्नेटिक अंग्रेजी में। और यदि ये जोड़े में ना रहे, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन खाली बच जाए ऐसा ओवरलैपिंग होने के बाद, तब उसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय, अर्थात पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इस सिद्धांत के हिसाब से जो O2 है वो ऐसा पूरे इनके जो इलेक्ट्रॉन है आपस में ओवरलैपिंग करके, अर्थात जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचता, अर्थात सबके सब पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ये कहता है VBT। लेकिन वास्तव में बाद में जब प्रयोग किया गया तो ये पता चला कि जो ऑक्सीजन है O2, ये इनमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं रहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, वो भी बिना जोड़े के, अर्थात अनपेयर के, जिसको कहा जाता है अनुचुंबकीय, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं उसको पैरामैग्नेटिक गुण, जिसको हम पढ़ेंगे अणुकक्षक सिद्धांत के अंतर्गत। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। तीसरा, अर्थात जो संयोजकता बंध सिद्धांत कहता है ऐसे जोड़े में रहेगा, वैसा कंसेप्ट इसका नहीं है, अर्थात ये चीजें गलत है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जिसको हम डिटेल में जो नया अपना सेक्शन रहेगा, ये मोटी थ्योरी, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत कहते हैं, उसके अंतर्गत समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है तीसरा पॉइंट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चौथा देखिए, उपसहसंयोजक बंध को नहीं समझाया जा सकता। उपसहसंयोजक बंध का अर्थ है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एक जो एटम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे की सहायता के लिए। अब कैसे, इसका एग्जांपल देखिए, उपसहसंयोजक बंध को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बने रहता है। लेकिन इसकी खासियत ये रहती है कि जो ये कार्बन है, इसका अष्टक पूरा कराने के लिए, अर्थात लोन पेयर कंप्लीट कराने के लिए क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो जो ये मैं एरो लगा रखा हूँ, ये निशान है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात उपसहसंयोजक बंध का। ये निशान ये बताता है कि ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा, अर्थात ऐसा एरो वाला जो भी चीजें मिलेंगी वो उपसहसंयोजक बंध को बताएंगी। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या बताता है, यह बताता है मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ये चीज बनाया गया है। तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, क्योंकि ये स्पेशली जो थ्योरी है वो कोवेलेंट बॉन्ड से संबंधित है, इसलिए ये क्या है, उपसहसंयोजक बंध, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करता। अगर डेटिव बॉन्ड स्पेशली आपको 12th में मिलेगा, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं जिसमें लिगेंड होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, पोटेशियम फेरोसाइड K4Fe(CN6), तो इनमें क्या होता है, ये जो लिगेंड रहता है, ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको आयरन को डोनेट करता है पूरा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनमें स्पेशली ये बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध। और कुछ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया, उनमें भी ये बॉन्ड बनते हैं। तो उम्मीद है ये चौथा पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा, इसमें कमी क्या थी। पांचवा है अणुओं की अनुनादी संरचना की व्याख्या नहीं। अब अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक जो हमारा अणु होता है उसकी सिर्फ एक स्ट्रक्चर उस अणु के प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकती, अर्थात एक स्ट्रक्चर के द्वारा किसी अणु के सारे गुण डिफाइन नहीं किए जा सकते। तो कुछ कुछ अणु ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्पेशली हो गया बेंजीन का C6H6, इसके 2 से 3 स्ट्रक्चर होते हैं। 2 से 3 स्ट्रक्चर इसका जब बनाया जाता है तो दोनों तीनों स्ट्रक्चर मिलकर इसके सारे गुण को डिफाइन करता है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। और इस यूनिट में जैसे हमने इसके पहले CO2 का एग्जांपल में लुईस वाले स्ट्रक्चर में देता था, CO2 को हम इस तरीके से ही बनाते हैं, ऐसा ये सब में बिंदी लगाएंगे तो लुईस का अष्टक नियम वाला पालन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ये बना दिया, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बनता है, ये देखिए, और ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, तीसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता है इस तरीके से। तो एक जो CO2 है उसका 3 स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको इन तीनों स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात इसके प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है अलग अलग, उन्हीं स्ट्रक्चर को कहा जाता है अनुनादी संरचना, अर्थात रेजोनेंस स्ट्रक्चर। किसी भी जो अणु का जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है अर्थात अनुनादी संरचना बनता है, उस अणु की ऊर्जा भी उतनी अधिक होती है, वो अणु उतना ही स्थायी या स्टेबल माना जाता है। तो उम्मीद है पॉइंट आपने समझ लिया होगा इसमें क्या कमी है। अब देखिए इसमें तो इतना सारा कमी है, और इसके बाद इसमें चूंकि आकृति नहीं पता चलता था, चुंबकीय गुण नहीं पता चलता था, और भी ढेर सारी चीजें पता नहीं चलती थी। तो इसके बाद कॉन्सेप्ट आया संकरण का, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसमें जो कमी था, और इसके अलावा और भी कमी था। जैसे ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है मुख्य रूप से जो परमाणु कक्षक है उनके ओवरलैपिंग पे आधारित है, ठीक है।
लेकिन कहीं कहीं इसमें दिक्कत भी होता था। लेकिन इसकी इतनी सारी कमी होने के बावजूद इसकी सहायता से बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं और इसी का प्रयोग मुख्य रूप से जो संकरण है अर्थात जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसमें किया गया है। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट का प्रयोग और इसमें कुछ जो कमी था आकृति या बॉन्ड एंगल नहीं पता चलता था अर्थात जो कोण था कितने कोण पे परमाणु एडजस्ट होंगे किसी भी अणु में, तो वो सारी चीजें संकरण के माध्यम से हम समझ पाएंगे। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे संकरण की हमको जरूरत क्यों पड़ी और उसके किस मुख्य कमी की वजह से हमको संकरण की आवश्यकता पड़ी उसके बारे में। सिद्धांत अर्थात वीबीटी में कमी पड़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं संकरण के बारे में कि संकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो मुख्य रूप से इसलिए महसूस की गई संयोजकत्व सिद्धांत में क्योंकि वहां पे किसी भी जो अणु रहता था उसका आकृति नहीं पता चलता था। उसमें सिर्फ अंतिम कक्षा के जो परमाणु ऑर्बिटल अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे वो आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेते थे। तो वहाँ दिक्कत ये होता था कि उनके बीच में कितने बॉन्ड एंगल पे अर्थात कितने बंद कोण पे फैलेंगे परमाणु जिससे दो परमाणुओं के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाए, जिससे जो हमारा बनने वाला अणु है वह अणु स्थायी बन सके। वो सब चीज़ के बारे में हम संकरण पढ़ेंगे। और संकरण मुख्य रूप से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है अर्थात ये कल्पना पर आधारित कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसका बहुत महत्व है। और इसके पहले जो हमने वीबीटी सिद्धांत पढ़ा उसका भी बहुत महत्व है क्योंकि उसमें जो अतिव्यापन का पूरा पोर्शन है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसे ओवरलैपिंग करता है और कैसे बॉन्ड बनते हैं, वो सब का कॉन्सेप्ट इसमें संकरण में लिया गया है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से कमी क्या था, इसमें ये देखा गया जो संयोजकत्व सिद्धांत है उसके द्वारा कि संयोजकत्व सिद्धांत से जब हम लोग मेथेन का CH4 का स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस हिसाब से देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 है, अंतिम कक्षा में कितना लिखूंगा 4, और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं अर्थात ये ऐसा है 1h² 2h² 2p2 इस तरीके से। अब अंतिम कक्षा कौन सा है ये 2h² और 2p2। अब 2h² मतलब ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 हो गया इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसको हम मान सकते हैं सामान्य अवस्था। क्यों? क्योंकि हम निर्माण कर रहे हैं इसका CH4 का मेथेन का और इसमें हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु है तो कार्बन के पास 4 ऐसे सिंगल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि संयोजकत्व सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा है कि एक परमाणु का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी प्रकार दूसरे परमाणु का सिंगल और आपस में जुड़ के क्या करेंगे बंध बनाएंगे या व्यापन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना सामान्य अवस्था और इसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए मैं इसमें जंप करा रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कूद के वहाँ चला जाएगा जब इस CH4 को ऊर्जा मिलेगी तो इसके बाद ये कैसा हो जाएगा इस तरीके से हर एक इसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2p। अब ये इसको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब देखिए सब में सिंगल होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है, इस हिसाब से 1s वाला कैसा ऐसे सिंगल रहेगा। चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो हर एक हाइड्रोजन का ये 1s वाला 1s में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस तरीके से इनके साथ अतिव्यापन करेगा बारी बारी से ऐसे, मतलब एक हाइड्रोजन का ये एक का ये टोटल 4 इस तरीके से। और ये कैसे जुड़ जाएंगे, ये आपस में बंध के द्वारा जुड़ेंगे। क्यों? मतलब इनके बीच पेयरिंग होगा, जोड़ा बन जाएगा ये। जैसे 2p और ये क्या है s, तो हमने पढ़ा है s और p के बीच क्या बंध बनता है सिग्मा, मतलब समझ रहे हैं कैसे, ये s हो गया और ये p हो गया इस तरीके से, ये 2p हो जाएगा और ये s हो जाएगा यहाँ का, जो कि हमने अतिव्यापन का जो प्रकार है अतिव्यापन के बारे में पढ़ा है वहाँ पे डिटेल में सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ होगा यहाँ पे जिसको हम और आगे संकरण में वाले पोर्शन पे डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो होगा क्या, ये इससे बंध बना लेगा, ये वाला इससे बना लेगा, वैसे ये बीच वाला जो है ये इससे इस हाइड्रोजन से और ये इससे बना लेगा। ये हमारा 2p का ही पूरा पोर्शन है, तीनों जो ऑर्बिटल है अर्थात कक्षक है वो, अर्थात टोटल कितने 4 बंध बनेंगे। अब इनको हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन बन जाएगा केंद्रीय परमाणु क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है हाइड्रोजन की अपेक्षा तो अधिक है, लेकिन हाइड्रोजन का भी केंद्रीय परमाणु बनता नहीं है, इसलिए कार्बन को हम बीच सेंटर पे रखेंगे और बाकी हाइड्रोजन को रखेंगे इस तरीके से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो कार्बन है देखिए, ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल हो गए आधे भरे, अब ये हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन के एक एक, ये देखिए इसमें s और ये s, इसमें p और ये क्या है ये 1s है, ये p और 1s, ये p और ये 1s। अब इस हिसाब से मैं देखूं तो ये और ये कोई भी 3 ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये। एक कार्बन का कितना, ये देखिए 2p और 1s, 2p 1s इसके बीच अतिव्यापन हुआ, यहाँ 2p 1s इनके बीच अतिव्यापन हुआ, 2p 1s इनके बीच अतिव्यापन हुआ। इस तरीके से ये 3 तो ऐसे हो गए। चौथा 2s और 1s के बीच अतिव्यापन हुआ, चौथा मतलब ये वाला, ये किसके बीच में 2s और 1s के बीच में, यहाँ सिग्मा बंध बना, यहाँ सिग्मा बंध बना, यहाँ सिग्मा बंध बना, यहाँ सिग्मा बंध बना। अब संयोजकता बंध सिद्धांत के हिसाब से हम इसमें देखें तो चूंकि 2p 1s 2p 1s ये 3 में एक जैसे अतिव्यापन है,
इसलिए इन तीनों बंध के जो सिग्मा बंध है वो एक जैसे होना चाहिए। इसमें एस और एस के बीच 2s और 1s के बीच अतिव्यापन है। देखिए ये 2s और ये 1s, ठीक है, इनके बीच में अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से। ये देखिए एस और एस के बीच में ऐसा सिग्मा बंध बनता था, और पी और एस के बीच में कैसे, ये पी और ये एस, इनके बीच में सिग्मा बंध बनता था। तो पी और एस के बीच में इस तरीके से बन रहा है, और एस और एस के बीच में इस तरीके से, अर्थात ये तीन बंध एक जैसे हैं, और ये जो चौथा बंध है वो एक जैसे है। किसके हिसाब से, वीबीटी थ्योरी के अनुसार अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार। लेकिन बाद में ये देखा गया कि प्रैक्टिकल के द्वारा कि जो चारों बंध होते हैं वो चारों बंध एक समान होते हैं, और चारों बंध को तोड़ने के लिए एक समान ऊर्जा निकलती है। तो ये जो बाद में कॉन्सेप्ट आया कि चारों बंध एक समान है ना कि अलग अलग हैं, तो वो कॉन्सेप्ट संयोजकता बंध सिद्धांत में हमको नहीं पता चलता है। संयोजकता बंध सिद्धांत ये बोलता है, वीबीटी थ्योरी जिसको बोलते हैं, कि अतिव्यापन के हिसाब से जो बंध है उनके प्रकार बनेंगे और उस हिसाब से इनके गुण भी रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा कि इसमें कमी क्या था। दूसरा, हम जब ऐसा इसको अरेंज कर देंगे तो इसका हमको स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा, अर्थात जो CH4 है वो चतुष्फलकी अर्थात चौकोन जैसे स्ट्रक्चर का है, एक प्रकार से टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, और संयोजकता बंध सिद्धांत में पता नहीं होता था हमको। ये दो हो गया। तीसरा, इनके बीच का कोण हमको पता चल जाता है, क्योंकि जो परमाणु कक्षक होते हैं अर्थात इनके ऑर्बिटल जो होते हैं वो भी एक निश्चित कोण पे रहना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, दो के बीच में, सबके बीच में पर्याप्त गैप बना रहे, नहीं बना रहेगा, और यदि पास पास हो जाएंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और जो बंध है वो टूट जाएगा, अर्थात अणु का निर्माण नहीं होगा कभी। तो ये इससे हमको पता चलता है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि हमको संकरण का आवश्यकता क्यों पड़ा। संकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से स्ट्रक्चर के लिए पड़ी, और उससे हमको कोण भी पता चल जाता था आकृति के साथ, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है जैसे बंध बनने वाला या फिर ओवरलैपिंग करने वाला, तो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पूरा संयोजकता बंध सिद्धांत से लिया गया है। अब संकरण किसको कहेंगे, ठीक है, संकरण हम कहेंगे कि जैसे जब भी कोई अणु का निर्माण होगा, संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें कहा गया है कि लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक, अर्थात समान ऊर्जा का अर्थ ये है कि जिनके जो ऑर्बिट हैं वो समान हो, जैसे 2s 2p इनकी ऊर्जाएं समान है ऐसा, या फिर 3s 3p 3d, चूंकि तीनों के ऑर्बिट समान है इसलिए उनकी ऊर्जाएं भी क्या है, समान है। ठीक है, तो इनको समान ऊर्जा बोल रहे हैं। तो लगभग समान ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने अर्थात तो मिक्स होंगे, कि वह घटना जिसमें वे अपने ऊर्जा व आकृति के नए परमाणु कक्षक बनाते हैं, अर्थात नए ऑर्बिटल बनेंगे, उसको हम बोल रहे हैं संकरित अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसको हम लोग जब इनके प्रकार पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि वो वास्तव में कैसे बनते हैं। अर्थात दो जैसे एस और ये पी हो गया, तो इनके दोनों के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आपस में, और नए ऑर्बिटल अर्थात एस का जैसे ये गोलाकार और पी का इस टाइप से, तो ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद एक तीसरा संरचना बन रहा है जो कि इस टाइप से बनेगा बड़ा सा, इसको sp बोल देते हैं। ठीक है, तो इस इन्हीं मिक्सिंग के आधार पर जो संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन है इसका अलग अलग प्रकार है। पहले इसको नोट करिए, फिर इसके प्रकार को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, और उस प्रकार में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है अर्थात संकरण है उसको वो वास्तव में क्या होता है। अर्थात इसमें हम जो परमाणु के कक्षक हैं एक समान ऊर्जा वाले, उन दोनों कक्षकों को आपस में मिला रहे हैं, मिलाने के बाद हमें कोई तीसरा कक्षक बना रहे हैं, तीसरा जो नया कक्षक बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं संकरित कक्षक। इनके गुण क्या है, इनके टाइप कितने हैं, वो सब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट करिए, पहले हम पढ़ रहे हैं संकरण के गुण विशेषता, फिर उसके बोल सकते हैं नियम, अर्थात तीनों तरीके से इसको बोल सकते हैं, उसके रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के। इसमें सबसे पहले देखिए, एक परमाणु के जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, ऊर्जा समान होने का अर्थ है कि उनकी मुख्य जो क्वांटम संख्या है वो समान होनी चाहिए। जैसे मैं मान लो लिखता हूँ कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तो 1s² 2s² 2p2, तो ये दो और दो दोनों के एक समान क्वांटम संख्या है, इसलिए दोनों की ऊर्जाएं समान है, तो दोनों एक साथ मिक्सिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपने समझ लिया। अर्थात 1s को 2s के साथ में मिक्स नहीं कर सकता, और मिक्स करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल अर्थात संकरित कक्षक मिलेगा। इनको जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपने समझ लिया। इसी प्रकार मान लो मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन का, तो ये 1s² 2s² 2p क्या हो जाएगा 5, तो ये 2s और 2p आपस में, अर्थात जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या जैसे इसमें 2 है इसमें भी 2 है, वो आपस में मिक्स होंगे। और ये चूंकि ऑर्बिटल है, भी ऑर्बिटल किसका, परमाणु का, कौन से परमाणु का, कौन से एटम का, फ्लोरीन का, तो ये जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल अर्थात संकरित कक्षक बनाएंगे। उसके बाद उनसे संकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उम्मीद है पॉइंट आपने समझ लिया होगा। लेकिन इसमें लिखा हो कि यदि डी कक्षक हो गए यहाँ पे, तो डी कक्षक में पर उनकी ऊर्जा में एक का अंतर हो सकता है। एक का अंतर का अर्थ क्या है, एक का जैसे मैं मान लो लिखा इसका वेनेडियम का, तो वेनेडियम में क्या होगा, देखो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d3, वेनेडियम का होता है 23 इस हिसाब से। तो इसमें अंतिम कौन सा है, ये है देखिए 3s 3p
3d और एक है 4s, ठीक है। तो इसमें तीन वाले तो एक जैसे हैं और एक लास्ट में है 4s, तो d यदि आ जाता है तो d के केस में क्या होगा, एस 4s और 3d का भी मिक्सिंग हो सकता है, मतलब इस तरीके से 3d और 4s भी मिक्स हो सकते हैं आपस में, और 3p 3d इस तरीके से, जैसे इनमें चूंकि इनकी ऊर्जाएं समान है 3 वाले की, इसलिए वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, जिससे संकरित कक्षक बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 3d और 4s भी आपस में मिल सकते हैं और उससे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। किनके केस में, d के केस में। तो d के केस में आपको याद रखना है कैसा होने वाला है, अर्थात मैं यदि 3p और ये 3d को करूं तो ये चूंकि इनकी ऊर्जाएं समान है इसलिए ये एक साथ मिक्स हो जाएंगे, और यहीं पे मैं जैसे 3d और 4s को करूं तो इनकी ऊर्जाएं भी लगभग समान रहती है d वाले केस में, इसलिए ये भी मिक्स हो जाएंगे। देखिए अब इसमें एक का अंतर, अर्थात ये 3 है तो एक 4 है, ऐसा एक का अंतर इसमें संभव है, लेकिन बाकी के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें s और p, तो ये 2s 2p ये संभव है, 3s 3p ऐसा करूँ ये भी संभव है, इस तरीके से, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं एक समान है। क्यों, क्योंकि इनमें मुख्य क्वांटम संख्या एक समान है। तो ये याद रखेंगे उनकी ऊर्जा समान कैसे होगी, हम इस आधार पर तय करेंगे, ठीक है। दूसरा है जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं, अर्थात जितने ये परमाणु ऑर्बिटल भाग लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही नए बन जाएंगे। मान लो मैं एस का एक ले लिया और पी का एक ले लिया, तो इस तरीके से मैं कितने ले रहा हूँ, 2 कक्षक ले रहा हूँ। तो 2 कक्षक जब लूंगा तो मुझे 2 संकरित कक्षक ही मिलेंगे, ऐसा है, ठीक है। अर्थात जितने परमाणु कक्षक हम लेंगे उतने ही हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। जैसे इसमें देखिए एक एस और एक पी ले रहा हूँ, तो ये 2 है, तो इन 2 से 2 ही बनेंगे, हमारे पास क्या 2 संकरित कक्षक बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें संकरित परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। जब हम संकरण में इसके प्रकार पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें हमको हमेशा यही लगेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कराना शुरू कर देंगे, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो ऑर्बिटल रहते हैं वो भाग लेते हैं, और किसके, जो परमाणु के ऑर्बिटल होते हैं वो, मुख्य रूप से कौन से परमाणु के, जो केंद्रीय परमाणु होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके, क्योंकि सेंट्रल एटम के हिसाब से ही स्ट्रक्चर तय होता है। तो ये याद रखें, सेंट्रल एटम हमने लुईस के अष्टक नियम में, तथा लुईस का जो ऑक्टेट या डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना सीखा था, किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए, अणुओं के लिए, उसमें पहचानना सीखा था कि सेंट्रल एटम हम कैसे पहचानेंगे। तो उन्हीं के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आगे दूसरे कक्षकों में भरेंगे और वो वही कक्षक भाग लेंगे अतिव्यापन, मतलब जो बंध बनेगा उसमें, और यहाँ भी अतिव्यापन का क्रिया होगा, क्योंकि तभी बंध का निर्माण होगा, अतिव्यापन अर्थात ओवरलैपिंग। चौथा यह काल्पनिक अवधारणा है। काल्पनिक मतलब हाइपोथेटिकल। जो संकरण का प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से कल्पना पर आधारित है, किसके लिए, बॉन्ड को समझाने के लिए, अर्थात किसी भी अणु में बंध का निर्माण कैसे होता है, कोई भी अणु कैसे बनता है उसको समझाने के लिए संकरण का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि पूरा काल्पनिक है, लेकिन इसी का उपयोग किया जाता है रिफाइन करने के लिए कोई भी अणु का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ठीक है। पांचवा है संकरित कक्षक के द्वारा बना बंध परमाणु कक्षक से बने बंध से मजबूत होता है। अब ये क्या है, परमाणु कक्षक से बने बंध का अर्थ है कि हम किसमें, संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या होता था, एक परमाणु कक्षक अर्थात एक ऑर्बिटल जिसमें आधा इलेक्ट्रॉन होता था दूसरे ऑर्बिटल से जुड़ जाता था परमाणु कक्षक से, तो उसकी अपेक्षा यदि हम संकरित कक्षक देखें यदि, अर्थात हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा मजबूत होते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें हम 2 कक्षकों का आपस में मिक्सिंग करा देते हैं, जिससे हमको एक नया चीज मिल जाता है हाइब्रिड रूप में। और इसके पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उसमें हम मिक्सिंग नहीं कराते थे, उसमें सीधा ओवरलैपिंग होता था और जुड़ता था, तो इसमें हम मिक्सिंग करा के उसके बाद ओवरलैपिंग करेंगे, इस कारण इसके जो बंध बनेंगे वो हमेशा मजबूत बंध बनेंगे। तो उम्मीद है पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा क्यों अधिक मजबूत होगा, क्योंकि संकरण वाले प्रक्रिया में हम संकरित कक्षक बना रहे हैं, अर्थात 2 अलग अलग कक्षकों से हम एक नया चीज बना रहे हैं। तीसरा, भले उनकी संख्या 2 ही रहेगी, जितने भाग लेंगे उतने ही, लेकिन उन दोनों का मिक्स करके हम एक तीसरा नया रूप कर रहे हैं। जैसे 2 अलग अलग पौधे का संकरण कराया जाता है तो उससे हमको एक तीसरे नए टाइप का पौधा मिल जाता है, बस वैसा ही, लेकिन इसकी खासियत है कि इसमें जितने भाग लेंगे उतने ही नए बनेंगे, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के जो कक्षक रहते हैं परमाणु कक्षक, वो भाग ले सकते हैं। कैसे भाग ले सकते हैं कि आधे भरे मतलब जैसे मैं मान लो ये एस बनाया, तो ये ऐसा यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा वो भी संकरण में भाग लेगा, क्योंकि संकरित कक्षक वो भी बन सकता है। यदि मान लो किसी में ऐसा डबल भरा है तो भी भाग ले सकता है, और किसी में यदि ऐसा पूरा खाली है तो भी भाग ले सकता है। अर्थात संकरण के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन हो, पूरे इलेक्ट्रॉन हो या पूरा खाली हो, ऑर्बिटल होने चाहिए और उनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। जैसे मान लो 2s में इलेक्ट्रॉन है और 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2p भी भाग ले सकता है, ऐसा है इसका रूल, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये चीज समझ लिया होगा। मतलब ये इसमें यदि इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो भी इसकी वजह से वो ले लेता, क्यों, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं समान है 2s और 2, क्यों, क्योंकि इनकी मुख्य क्वांटम संख्या जो कि 2 थे वो समान है, इस वजह से वो भी
भाग ले रहे हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। 7वां है संकरित कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। अक्षीय किसको बोलते थे? जो आपस में एक दूसरे के अक्ष से जुड़ते थे, जैसे इस टाइप से, ये जैसे मैं मान लो एस बना दिया तो इससे पी इस तरीके से जुड़ता था ऐसा, या फिर एक पी दूसरे पी से इस तरीके से जुड़ता था। तो इस टाइप की चीज़ों को अक्षीय बोल रहे हैं। अक्षीय मतलब ऐसा अक्ष पे दोनों नाभिकों के बीच को जोड़ते हुए यदि हम लाइन खींचे तो उसको अक्ष बोलते थे, और इसको हमने अतिव्यापन के प्रकार में पढ़ा था। अक्षीय अतिव्यापन किसमें किसमें होता था? एस और एस के बीच में, एस और पी के बीच में, और पी और पी के बीच में। पी और पी में कंडीशन था कि पी जेड और पी जेड होना चाहिए, बाकी एस और पी में कोई कंडीशन नहीं है। एस पी में कोई भी पी हो सकता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और एस एस में कोई भी एस हो सकता है। उम्मीद है चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि सिग्मा बंध बनते हैं। कुछ एक अपवाद भी बनेंगे, जैसे बेंजाइन होता है उसमें पाई बंध बनता है, बाकी 99% से भी ज़्यादा केसों में सिग्मा बंध ही बनेगा, हमेशा वो मजबूत बंध बनेगा। तो उम्मीद है संकरण के जो नियम है या फिर इसकी विशेषता भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसके गुण बोल सकते हैं। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संकरण को हम कैसे बनाएंगे और संकरण के उसके टाइप्स।